वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और मैं अपने कैमरामैन को बहुत तकलीफ में रखती हूँ बेचारे, कि जब मेरा दिल करता है मैं ऐसे हो जाती हूँ, देखे कैमरा ऊपर पे, मेरा जब दिल करता है यही खेलती रहती हूँ मैं। ठीक है, सब खैर है, परेशान ही रहते हैं आप मेरे साथ, है ना। आप कहते हैं पता नहीं किसको मैंने कैमरे में शूट कर रहा हूँ, वो टिकती नहीं गई। अच्छा खैर, एक बहुत अच्छी बच्ची है, एक बड़ा अच्छा काम करती है, स्ट्रॉन्ग लड़की है। मैं हमेशा उन बच्चियों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने शो पे जो बहुत कोई नई चीज़ करती हैं, बड़ी बहादुर होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, अपना नाम जो है अपना मुकाम बना रही होती हैं, छोटी सी उम्र से पैशनेट होती हैं। मेरे पास एक बाइकर हैं बहुत अच्छी, बरीज़ा ख़ान, और ट्रैवलर है। मैं आपको इतनी मज़े की इनके बारे में बात बताऊँ कि 70 में ये चली जाती हैं गिलगित, हुंजा, पता नहीं कहाँ, 70 बाइक के ऊपर ट्रैवलिंग करती हैं और इनको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये जी बरीज़े यहाँ पर सामने बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी? आपकी बड़ी बहन कहाँ है जिन्होंने आना था? नहीं, मेरी किसी बहन ने नहीं आया। जो बाइक पे जाती हैं? मैं जाती हूँ। आप जाती हैं? मैं जाती हूँ, अकेली जाती हूँ। तुम जाती हो? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो ये गई थी, मुझे किसी ने कहा कि नहीं वो आई नहीं है शायद। आप, ये तो छोटी बहन है उनकी। नहीं, मैं ही जाती हूँ। मेरा नाम बरीरा खान है, बरीज़ा खान नहीं। बरीरा खान, या इसीलिए तो मैंने कहा कि बरीज़े शायद आप हैं, तो बरीरा बहन है। नहीं, बरीरा। बरीरा। या आप जाती हैं 70 बाइक के ऊपर, ये बिल्कुल। इतने दूर दूर गिलगित बल्तिस्तान कैसे चली जाती हो लड़की? हिम्मत हौसले के साथ। उम्र की कैद नहीं है कोई, बिल्कुल नहीं। हिम्मत हौसले के साथ। डर नहीं लगता तुम्हें किसी से? पहले लगता था, अब तो बिल्कुल नहीं लगता। अकेली जाती हो? चल यार झूठी, अकेली चली जाती है? अकेली चली जाती हूँ। मेरे से तो अकेले अपने वॉशरूम नहीं जाया जाता, मुझे इतना डर लगता है। मुझे लगता है कहीं कोई छिपकली ही ना आ जाए, कोई बाहर भूत ना आ जाए। इतने मेरे तो हौसले इतने बुलंद नहीं जितने तो तुम्हारे मेरे से भाई। थैंक यू। 70 तो यार, वैसे कहीं इधर गली मोहल्ले में ठीक से नहीं जाती, तुम पहाड़ी इलाकों में चली जाती हो। 70 अगर अच्छी मेंटेन्ड हो तो 70 हर जगह चले जाती है। वो आई एम द एग्जाम्पल ऑफ इट। कितने की ली थी तुमने? मैंने मेरे पापा की थी, मुझे नहीं पता कितने की थी। अच्छा, और 70 को मेंटेन बड़ा अच्छा किया हुआ है? मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ है, हर महीने उसकी ट्यूनिंग होती है। तो तुम बाबा की बाइक चला के जाती हो? हाँ। तुम्हारे पास भी है? नहीं, वो वही वाली है। कभी बाबा की बाइक लेके भाग गई हो? पापा कुछ कहते हैं? नहीं, बाबा चलाते ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मुझे दे दे। बेटा बैठो, बहुत प्यारी हो यार, थैंक यू। खूबसूरत भी बहुत है तुम माशाल्लाह। मगर इतनी खूबसूरत लड़कियां जब बाहर बाइक लेके जाती हैं, चलाती हैं, टेंशन होती है, छेड़ते हैं लोग, तंग करते हैं? पहले करते थे बट अब इग्नोर। अब भी करते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। किस तरीके से इग्नोर करना पड़ता है? मैं छेड़ती हूँ तुम्हें, ठीक है, तुम मुझे तो बताना, ठीक है। पहले सपोज तुम बाइक पे जा रही हो, हाँ। मैं कोई लड़का तो मैं छेड़ती हूँ, ये बाकी लोगों को ना समझ आनी चाहिए। आगे सीधा करो, बाइक करो, बाइक चलाओ, अब मैं आ रही हूँ, ठीक है। अरे चिकनी चले। नहीं, अगर हंसोगे तो जान नहीं छोड़ेगा। अब तुम हंसोगे तो आप नहीं, मुझे तुमसे दिखाना है लोगों को जो होता है तुम्हारे साथ, मैंने वही बोलना है, ठीक है। फिर से चलाओ, हंसना नहीं है, ठीक है। अरे चिकनी माशाल्लाह, खुदा ने क्या प्यारा। अच्छा ये भी होता है। बाइक चढ़ा देती यार, कॉन्फिडेंट भी है। अच्छा, इसीलिए बाबा इजाज़त देते हैं तुम्हें, अब मुझे समझ आया। वरना बाबा इजाज़त क्यों देते हैं कि इतनी दूर तुम जाओ? क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट हो। उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है, बिलीफ भी है मुझ पर। अच्छा, नहीं तुम वाकई दबंग हो लड़की। तो सीखी कहाँ से थी तुमने बाइक? बाबा से ही? शुरू में मैंने YouTube से सीखना शुरू की थी, और फिर क्योंकि मुझे शौक बहुत ज़्यादा था। बाइक तो बंदा चला के सीखता है, YouTube चला के कौन बाइक सीखता है लड़की? सच बोल रही हो? हाँ, कैसे? पहले मुझे साइकिल मैंने सीखी थी, फिर उसके बाद मुझे बाइक पे कोई शिफ्ट नहीं करने दे रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा YouTube से सीखना शुरू किया। और मैं जब बैठती थी बाइक पे तो मेरा बैलेंस नहीं होता था, तो बाबा हमेशा कहते थे भी गिरे ना जाए, तो फिर सिखा देते हैं। फिर उन्होंने मुझे, मेरे कज़न ने मुझे सिखा दी थी। ऐसे ही कोई एयरलाइन के भी पायलट्स हैं जो कि ना YouTube से सीख के जहाज़ चला रहे हैं, उन्होंने जहाज़ गिरा भी दिए हैं। तो आज ये भी देख लिया कि YouTube से आप बाइक सीख सकते हैं। अच्छा खैर, कोई मसला नहीं, आपने तो सीखा है जी, और जी। आप प्रैक्टिस में हैं और आप चला रही हैं। तो कितनी देर में आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लाहौर से जाना है गिलगित बल्तिस्तान, हाँ, कि तो कितनी देर में चली जाएंगी? तकरीबन 3 दिन स्टे करते हुए। कहाँ स्टे में करती हैं?
जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ से पहले गई इस्लामाबाद से मैं नारान का गान। जो पहला स्टे आप इस्लामाबाद करेंगी? जी। मतलब 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पहुंचती है बाइक पे इस्लामाबाद? नहीं, तकरीबन 6-7 घंटे में। क्यों उतना टाइम क्यों लग जाता है? 70 है ना, उसकी इंजन पावर कम 70 है। की वजह से, हाँ। तो अब बड़ी बाइक क्यों नहीं पे चलाती हैं आप? 2 घंटे कम हो जाएंगे। पाँव नहीं नीचे लगते? सॉरी, छोटी छोटी बाइक चलाती हैं, बड़ी बाइक हैवी बाइक क्यों नहीं चलाती? पाँव नहीं लगते? नहीं मैं GS 150 पर भी गई हुई हूँ, स्पॉन्सर हुई थी मुझे। मैं DR 150 पर भी गई हुई हूँ, ट्रेल बाइक है, वो भी स्पॉन्सर हुई थी मुझे। अरे वाह। लेकिन क्योंकि 70 मेरी अपनी है एंड आई लव ट्राइंग थिंग्स जो मैं ओन करती हूँ, तो मैं वही करना चाहती हूँ। मैं किसी से मुझे अच्छा नहीं लगता लेना या कुछ भी, सो आई लव डूइंग इट। जो मेरे पास है चीज़ें उनसे काम। ठीक है, इस्लामाबाद का पहला स्टे हो गया, आगे? इस्लामाबाद से पहले स्टे हो गया, उसके बाद मैं जाऊंगी नारायण का गान और फिर वहाँ पे स्टे करूँगी, और उसके बाद बाबूसर क्रॉस करके आगे चिल्लास क्रॉस करके फिर डायरेक्ट हुंजा, तो 3 दिन तकरीबन लग जाते हैं। बाबूसर आप 70 बाइक पे चली जाती हैं? आसानी से चढ़ जाती है बाइक उधर? जब ऊंचाई आती है तो 70 की, क्योंकि पावर कम है तो या थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसकी पिक में, बट चले जाती हैं फिर उस वक्त? पीछे बाइक के पीछे खुद जाके धक्का लगाती ना नहीं, उसको फर्स्ट गियर पे चल जाता है आराम से। फर्स्ट गियर पे करके 70 को जहाँ मर्जी चढ़ा लो चढ़ जाती है, इवन खुंजराब पास चले जाती है। अच्छा, तो अब ये रास्ते आपके पहचान वाले भी नहीं होते हैं? जैसे गली मोहल्लों में हम बाइक चला दें, एक रात राउंड मार लें, हमें पता है यहाँ खड्डा है, यहाँ इस तरह की मिट्टी है, इधर प्लेन सरफेस नहीं, तो उधर आप जब जाती हैं तो रोड्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, खड्डे ही खड्डे होते हैं, तो व्हाट यू डू यार? आप एकदम से जा रही हैं और एकदम से कोई खड्डा आ जाए, यू नॉट इवन अवेयर फॉर, तो क्या किस तरह से प्रिकॉशंस होते हैं आप जब चलाते हैं? शुरू में जब मैं चलाती होती थी तो इस तरह का प्रॉब्लम होता था, तो बाइक गिर भी जाती होती थी, लेकिन अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गया है, कोई खड्डा आता है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ बाइक पे एंड देन आई सेट बैक। और दूसरा, एक दफ़ा मेरे पंक्चर भी हो गई थी बाइक, तो फिर पंक्चर मैंने लगा ली थी। लाइक मैंने, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, तो मैंने छोटे मोटे काम सीखे हुए हैं अपने बाइक के, तो अगर कोई भी मसला होता है तो मैं सॉर्ट कर लेती होती हूँ। ओह अच्छा, देखें ना, एक बात है कि जब कोई भी घर में बाइक चलाना शुरू करता है, चाहे आपका बड़ा भाई हो, ठीक है, आपके घर में कोई आपके लड़के जो भी जब जवान होते हैं और बाइक चलाना शुरू करते हैं, तो स्टार्ट उनका वहीं से होता है कि अम्मी उनको कहती हैं, जा बेटा दही लिया बाइक पे, जा बेटा 1 दर्जन अंडे लिया, जा जल्दी से गर्म नान रोटियां पकड़ के लेके आ जा तंदूर से। तो तुम्हारे साथ भी ऐसी हुआ? अम्मी ने कोई कदम दही लेने भेजा था? बिल्कुल ऐसा मेरे साथ भी होता है, और अब मैं नहीं जाती। पहले मैं खुशी खुशी जाती थी ताकि मुझे बस मौका मिल जाता था बाइक चलाने का। हाँ। अब मैं कहती क्या हूँ, बोलती थी अम्मी, क्या लेके आओ? मामा मुझे अंडे ले आओ, अंडे ले आओ, प्याज ले आओ, प्याज ले आओ, दही के रायता बनाना है तो जाके थोड़ा सा मसाले ले आओ। अच्छा, तो बहन को पिक कर लो जाके, इस तरह की। इसी अब नहीं करती मैं, अब नहीं करती अब, क्योंकि तुम बड़ी बाइकर बन गई हो। अब अम्मी को ये बोलती हो, अम्मी मैं बड़े काम करती हूँ, मुझसे दही ना मंगवाया। हाउ क्यूट यार, है ना? तो अब तो तुम्हें स्पॉन्सर भी होता है, तो आर यू लाइक गेटिंग मनी आल्सो आउट ऑफ दिस? फ्रीलांसिंग, और मेरे अब तो क्योंकि बट यू गेटिंग मनी? या माशाल्लाह, इतना कि आराम से घर पे अपने खर्चे उठा सकती हो। मैं अपनी फीस वगैरह खुद दे रही हूँ, मैं अपने What you ट्रैवल्स doing? खुद What कर you रही doing? हूँ। What you studying? I'm doing fine arts from NCA। वाह वाह, आर्ट्स की स्टूडेंट है। तो इस क्रिएटिव साइड का भी हम जरा इस पे नजर डालेंगे। जरूर, है ना? घुटनों पे चोट लगी है आपके वैसे? बहुत दफा। किस जगह पे, कहाँ? इधर। टांके शांके? नहीं, टांके नहीं लगे, रगड़ वगैरह। रगड़ वगैरह, कोनियाँ वोनियाँ पटी हैं? मैं क्योंकि गियर्स पहनती हूँ तो मुझे इतनी चोट नहीं लगती अगर मैं गिरूँ। अच्छा, ख्याल रखती है, लड़की है ना, प्रिकॉशंस का। वैसे भी छोटी सी रोल 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 करके बची जाती होगी कहीं ना कहीं, नहीं? ऐसे ही है, पता भी नहीं लगता किसी को कि कौन है क्या है। रूही कितना करती होगी, नाजुक सी। तो अब मुझे बताओ, फिर जब तुम जाती हो, NCA जाती हो अपनी यूनिवर्सिटी में, तो दे आस्क यू, मतलब बाइक पे आ रही होती होगी, बाइक पे जा रही होती होगी, तो दे आस्क यू, यार वी रियली वांट अ लिफ्ट, मुझे यार छोड़ देना, कोई राइड हो जाएगी? आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन गिविंग लिफ्ट्स, मैं किसी को लिफ्ट नहीं देती। तो अपनी किसी सहेली को भी नहीं? Like I don't like it. I am a traveler on bike. I am not someone जो पिक करे और ड्रॉप करे। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग अगेंस्ट माय। कोई तुम्हारे घर के रास्ते में रहती हो, तुमने अगर वो बोल दे कि भाई मुझे ड्रॉप कर दो, 1-2 दफा किया हुआ है बस। उसके बाद मैंने सेट किया था नहीं करना। They enjoy your ride? मतलब मजा करते हैं आपके साथ? या इवन मुझे मेरी टीचर, एक जो टीचर्स हैं, उन्होंने कहा कि छोड़ दो, और एंड दे वर लाइक कि हम पहली दफा बाइक पे बैठे हुए किसी लड़की के साथ, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। लड़की भी इतनी खूबसूरत हो आगे से, है ना? तो मेरी बात सुनो, बाइक चलाने के बाद रिश्ते भी बहुत आ गए होंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं आ रहे। हैरत है,
मैं मान नहीं सकती। नहीं, बाइकर किसको चाहिए होती है यहाँ? बाइकर किसको चाहिए होती है? नहीं क्या चाहिए, मतलब? इंडिपेंडेंट तो नहीं इतनी चाहिए होती ना। क्या मतलब, रिश्तों में मसला होता है जब बाइक चलाती हैं लड़कियाँ? शायद होता होगा, मुझे ऐसे लगता है। ढूंढ दो तुम्हारे लिए रिश्ता। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ऑडियंस को बोल दूंगी ना, अभी फ़ोन लाइव बंद नहीं होंगे कि मुझे इसके लिए रिश्ता चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ। लड़की शरीफ है, प्यारी है, अच्छे ख़ानदान की है, और सबसे बड़ी बात देखें, एनसीए के स्टूडेंट है, पढ़ाई भी कर रही है, अपनी खर्चे अपनी फ़ीस भी उठा रही है, स्पॉन्सर भी हो रहे हैं, एंड शी इज़ ब्रेव गर्ल। इस तरह की तो घर में अपनी बेटियाँ होनी चाहिए, इसी तरह की बहुएँ भी लानी चाहिए, और हमें सोच समझ के इसी तरह के बच्चों को जो है ना अपने घर का, अपने माहौल का, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह के बच्चे होंगे तो आगे अपने बच्चे कितने ज़्यादा ब्रेव जो है वो पैदा करेंगी। खैर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देखते रहिए यहाँ पर बरीरा को। ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद हैं बरीरा खान, और ये हैं बाइकर, जो कि मैंने आपको बताया कि 70 पे जाके ऐसे 70 बाइक पे कितनी दूर दूर पहाड़ी इलाकों में सफ़र करती हैं। और मैं अभी इनसे पूछने लगी हूँ कि ये जो कुदरती खूबसूरती है, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो राका पोशी का पहाड़ है, उस पर भी आप गई हैं? नहीं, मुझे हाइकिंग देखा तो होगा। देखा तो मैंने हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जाती हूँ ज़्यादातर ऑफ मैप्स और ऑफ रोड्स, वहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर राका पोशी और पासुकोन्स हर जगह से नज़र आते हैं। अच्छा। और मैं सबको कह रही होती हूँ कि जो एक पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पर जाके देखा जाता है, उससे हट कर देखा जाए कि कहीं और भी शायद देखा जा सकता हो। और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ हर जगह मुझे वो पहाड़ी हर जगह से, हर जगह। तो जब बाइक पे सफ़र करती हो तो जो टायर कभी होता है ना, कभी पंचर हो जाए, कभी ख़राब हो जाए, कभी हवा कम हो जाए, तो इन सब के लिए क्या फिर तुम्हारे इंतज़ामात होते हैं? एक तो मेरी सर्विस टायर हैं और वो काफ़ी अच्छे टायर्स हैं, और दूसरा ये कि मेरे पास पंक्चर किट होती है हमेशा। मैं अगर मेरी बाइक की टायर की हवा कम हो रही हो तो मैं साथ ही पंप से भर लेती हूँ। और दूसरा, मैं अपनी बाइक को मेंटेन करके जाती हूँ, टायर एक्स्ट्रा रखती हूँ, वो भी सर्विस का ही होता है ज़्यादातर। अरे वाह। देखिए, सर्विस टायर के बारे में मैं आपको बता दूं कि देख लें आप, सामने एक ऐड चल रहा है जिसमें बुर्राक को जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर लिया है। बहुत ही खूबसूरती से देखें, इतना ज़बरदस्त ऐड बना है। मुझे टर्की में शूट हुआ हुआ है, और टर्किश पर्सनैलिटी है आपके सामने जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान में भी। और ये हमारी जो गेस्ट है ये भी सर्विस टायर जो है अपने बाइक में इस्तेमाल करती है, तो मैं आपको साथ साथ इसके बारे में भी बता दूं। इसकी जो है सर्विस टायर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बिकने वाला टायर ब्रांड है, जो 40 से ज़्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होता है, और ये ब्रांड मयार और कारकर्दगी की आलमी अलामत बन चुका है। सर्विस टायर की नई कैंपेन उसकी आला क्वालिटी और आलमी पसंदीदगी को हाईलाइट करती है। इस साल सर्विस टायर ने अपनी मेगा कैंपेन में ये जो टर्किश गाय हैं जिनका मैं जिक्र कर रही थी कि बुराक ओज़वेक को बतौर ब्रांड एम्बेसडर मुतारिफ़ करवाया है, और बहुत ही खूबसूरत कमर्शियल शूट किया। ये कैंपेन आला प्रोडक्शन और ड्रामाई अक्कासी का शाहकार है, क्या बात है, जिसमें टायर की बेहतरीन ग्रिप और परफॉर्मेंस का राज स्पेशल वेयर रेजिस्टेंट पॉलीमर्स और एडवांस ट्रेड डिज़ाइन को बताया गया है। इस कैंपेन में आलमी कंज्यूमर्स को ये पैगाम दिया गया है कि सर्विस टायर किसी भी किस्म की राह पर महफूज और पुरएतमाद सफ़र की ज़मानत है। तो आप भी सर्विस टायर जो है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड मैं आपको कहूँगी जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है और हर जगह अवेलेबल है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे यहाँ पे इतनी ये जो बाइकर हैं ये इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर आप भी जब इस्तेमाल करेंगे या करेंगी तो आप जो है पुरएतमादी के साथ जो है इसको, क्योंकि देखिए चीज़ अच्छी होनी चाहिए जिसकी फिर जब आप क्वालिटी अच्छी हो तो फिर आप जब बाइक चलाएं तो उसकी ग्रिप भी अच्छी होती है। जब आपके टायर ही फोकस होंगे तो वो क्या नीचे रेत, ज़मीन, मट्टी, तूफ़ान, पहाड़, खड्डे, इन सब से कैसे आगे बढ़ सकेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए पायदार चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, जिनकी ज़मानत हो, जिनका जो आपको भी महफूज रखें, और आपकी ज़िंदगी अगर महफूज होगी तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। जब आपकी लाइफ सेफ़ नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में ग्रिप नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा। तो ग्रिप ज़रूरी है कि नहीं है बाइक में, आप मुझे ज़रा आप खुद भी एक्सप्लेन कीजिएगा।
ग्रिप बेहद ज़रूरी है, लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। इमोशनल स्टांस पे मैं इमोशनल स्टांस और रोड पे भी ज़रूरी है। इमोशनल स्टांस की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब आप अकेले सफ़र कर रहे होते हैं तो बहुत सारे इमोशंस आते हैं। जैसे कि एक दफ़ा मैं पासुकोन पे फंस गई थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा था, तब बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी, लेकिन तब ग्रिप भी थी जो मेरे टायर्स पे भी थी और मेरे इमोशंस पे भी तुम थी। सर्विस टायर की वजह से बच गई लड़की। बच गई। बात सही है। देखिए ये छोटी छोटी बातें जो है ना, इसको बड़े एक्सट्रीमली मैं आपको कहूँगी कि आप इसको ज़रा बड़ा सही तरीके से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप जब सफ़र पे निकलते हैं तो सिर्फ आप सफ़र एंजॉय करने नहीं निकलते या रास्ते देखने नहीं निकलते, आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली है जो आपके घर में पीछे आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो आपकी ग्रिप, पायदारी और आपकी महफूज हिफाजत जो है आपकी लाइफ की, वो आपके टायर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास सर्विस टायर हैं तो आप अपनी लाइफ जो है उसको महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और नहीं है तो लाजमी ज़रूर लीजिएगा। तो मैंने कहा साथ साथ ये भी आपको मैसेजेस दे दूं। अच्छा, फिर आगे कोई मुझे ऐसा वाक़या प्लीज़, ये बल्तिस्तान भी गई हो, गिलगित बल्तिस्तान भी गई हो, वहाँ पे गिलगित फोर्ट पे गई हो बल्तिस्तान? नहीं, वो इसलिए मैं नहीं गया, आपको बताया मैं ऑफ रोड जाती हूँ। अच्छा। तो मैं गई थी शाहबाद ट्रैक गई थी, वहाँ पे बाबा गुंदी और हज़रत अब्बास का वो था शराइन था। उसके अलावा मैं गुलमिद गई थी, वहाँ पे कमारीस ऑफ ट्रैकिंग थी, वहाँ से पूरा गुलमिद ग्लेशियर नज़र आता है, वहाँ से पासुकोन्स नज़र आते हैं, वहाँ से लेडी फिंगर नज़र आती है। हाय हाय, लेडी फिंगर की तो मुझे इतनी ज़बरदस्त कहानी पता है, मगर मैं थोड़ा सा क्लियर करके फिर समझाऊंगी। वो एक बीवी ने अपने मियाँ को ऐसी को स्टोरी वहाँ पे सारे सुनाते हैं, है ना? ये वाली स्टोरी मैंने नहीं सुनी, आई वुड लव टू। मियाँ बीवी की स्टोरी है वो। अब जो है ना, मियाँ पता नहीं भिंडी लेके ऊपर चले गए थे, कुछ तरह की कहानी है, वो क्यों लेके गए थे वो मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि बल्तिस्तान में ना, मैं एक वहाँ पे उधर एक औरत से मिली जो कि 130 साल की थी, जिनके मुंह के दांत भी वापस आ रहे थे। हाँ, सुना तो यही था मैंने, खैर मुंह खोल के तो नहीं, आंटी के दिखाए, तो उनके मुंह के दांत भी वापस आ रहे थे और उनके सर के सफ़ेद बाल काले हो रहे थे वापस। ये भी बड़ी बात है, वहाँ लाइफ जो है बड़ी लंबी होती है, ऐसी इलाकों में जहाँ जहाँ आप ट्रैवल कर रही हैं। एक तो खूबसूरती, और आपको ये भी पता लगता है कि सिर्फ खूबसूरती पहाड़ों में या जंगलात में नहीं है, खूबसूरती लोगों में भी कितनी ज़्यादा है। क्योंकि हम यहाँ पर इस लाइफ में रहकर लोगों से इतना आवाज़ार हो चुके हैं, इस तरह की लाइफ रोज़ाना मीडिया देखते हैं, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, हर जगह इतना परेशान हो चुके हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कि दुनिया में कितने पुरसुकून है वो लोग, और बहुत खूबसूरत लोग हैं। मैं, आपको पता है, मैं ज़्यादातर होटल्स में स्टे नहीं करती, आई लिव विद पीपल, आई लिव विद लोकल्स, और वो इतने प्यारे लोग होते हैं, मुझे नाश्ता बना कर देते हैं, औरतें मुझसे अपने ख्वाब शेयर करती हैं। तो मुझे बताओ ना कि फिर एक कोई मैसेज जो मैं चाहूँगी कि तुम अपनी उम्र की लड़कियों को, यूथ को दो कि कैसे लड़कियों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कोई एक मैसेज दो ना ज़रा। लड़कियों को अपनी हिम्मत और अपने ऊपर पहले यकीन करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने ख्वाबों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए किसी के लिए भी। जब तक आप अपनी वर्थ खुद नहीं समझते तब तक कोई भी आपकी वर्थ नहीं समझता। मैंने अपने अब्बा को जब तक ये नहीं कहा था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तब तक उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया था। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि मैं ये कर सकती हूँ, उन्होंने तब भी यकीन नहीं किया था। लेकिन जब मैंने उन्हें करके दिखाया, उन्होंने कहा ये तो कर सकती है। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे मिलियन व्यूज़ गए थे एक वीडियो पे, अब एक और वीडियो है उस पर भी मिलियन व्यूज़ गए। और जब मेरे पापा ने ये देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू थे ये देख के। और मेरे जब ख़ानदान वाले आके कहते हैं कि आपकी बच्ची कितनी बहादुर है, मेरे पापा देखते हैं सिर्फ मैं अपना ख्वाब नहीं जी रही, मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत सारे लोगों का, बहुत उनके ख्वाबों को पूरा कर दिया, माँ बाप के भी। और सो मच बरीरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पर आके, बल्कि मुझे लगता है बहुत लोगों को हौसला दिया। अब बच्चियाँ भी जो है इसी तरह के ख्वाब देखें, ख्वाब देखा करें, ख्वाब देखा करें। मैं भी आज बाइक पे इसके साथ वापस जाऊंगी, ठीक है? हाँ, ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। पहले किस तरीके से मौसम शुरू होता था, सर्दियाँ कब आती थी, गर्मियाँ कब शुरू होती थी, ये सब कुछ आगे पीछे हो गया है। सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बारिशें भी आगे पीछे हो गई हैं, ठीक है? गर्मी के टाइम पे जो मतलब एक नॉर्मल गर्मी का सीज़न होता था, उस वक्त शदीद गर्मी हो गई है, ठीक है? ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और
बारिशें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि सैलाब का कोई इम्कान जो है उसका पता ही कोई नहीं होता, फसलें बनी नहीं पा रही होती टाइम से तरीके से, तो बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो देखना पड़ रहा है। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए है सरदार सरफराज, डायरेक्टर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची से। तो मैं सरदार साहब आपसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताइएगा कि मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान में किन किन कुदरती अवामिल में तब्दीली आई है और इनके असरात क्या क्या है, ज़रा बयान कीजिएगा देखने वालों को। देखिए, बड़ा कम्प्लेक्स फिनोमेना है क्लाइमेट चेंज का, और उसको आप किसी मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना, सादा लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल होता है। बुनियादी तौर पे इसके इंडिकेटर्स ये हैं कि जैसे पिछले 30-50 साल के डेटा का जायज़ा लें पाकिस्तान का, तो कुछ शहरों के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले में, और इसी तरह से रेनफॉल पैटर्न आपने जैसे जिक्र किया वो इरेटिक हो गए हैं कि जो 30 साल की आपकी एक एवरेज क्लाइमेट होती है ना, वो एक तरह से एक वेदर पैटर्न को डिफाइन करती है किसी भी शहर में, किसी रीजन, किसी सब रीजन में। तो जब कोई भी आने वाला फिनोमेना होता है बारिश की सीजन, तो वो अकॉर्डिंग जब बिहेव नहीं करते हम फौरन कह देते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसमें ज़रा सा की ज़रूरत है कि आपकी आवाज़ ब्रेक हो के आ रही है सरदार साहब। शायद नेट का इशू हो। अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो एक जगह के या एक रीजन के या किसी सब रीजन के या एक शहर के जो 30 साल की 30 साल के डेटा पे मुश्तमिल एक चीज़ होती है ना, उसे हम वहाँ की क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो उस एवरेज कंडीशन से जब डेविएशन होती है, चाहे वो रेनफॉल की सूरत में हो, चाहे टेम्परेचर की सूरत में हो, चाहे कोई दूसरा इवेंट इस तरह का हो, तो उसे हम कहते हैं कि इस जगह की क्लाइमेट चेंज हो गई है। मतलब सिंपल डेफिनेशन तो ये है। अब ये कि जो पिछले 15-20 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस आ जाती हैं। गर्मी है तो बहुत शिद्दत की गर्मी आती है, बारिश अगर आती है तो बहुत शिद्दत की बारिश होती है पहले के मुकाबले में। आज से 20-30 साल पहले इतनी शिद्दत की नहीं होती थी, उतनी तवातर से इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नहीं होते थे। तो क्लाइमेट चेंज के ये इंडिकेटर्स हैं कि जो आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, उसमें फ्लड है, उसमें ड्राउट है, उसमें टेम्परेचर का बढ़ना है, ये चीज़ें पहले के मुकाबले में ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं और ज़्यादा शिद्दत की भी आ गई हैं। मुझे बताइएगा सरदार साहब, ये सिंध और बलूचिस्तान में हालिया बरसों में जो शदीद गर्मी की वजूहात है वो क्या है? क्या ये मौसमियाती तब्दीली का ही नतीजा है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी फैल गई है, बढ़ गई है? देखिए, इसको तो एक तरह से ना बाद में स्टडी किया जाता है, उस पोस्ट इवेंट जब उसकी एनालिसिस की जाती है, स्टडी की जाती है, और एक इंटरनेशनल एक इदारा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ रिसर्चर्स हैं जो वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के नाम से काम करते हैं। तो वो एक तरह से हर इवेंट को क्लाइमेट चेंज के साथ एक तरह से उसको लिंकेज डेवलप करने के लिए स्टडी करते हैं, तो फिर उनकी रिपोर्ट सामने आती है। अब जो करंट गर्मी गुजरी है, इसका ज़ाहिर है रिपोर्ट को बाद में आएगी तो पता चलेगा कि वाकई ये क्लाइमेट चेंज की वजह से थी या वन ऑफ इवेंट था। हाँ, ये कि 2 साल पीछे आप जाएँ तो 2022 की जो गर्मी थी, 2022 में बहुत सीवियर हीट वेव आई थी और बड़ी प्रोलॉन्ग हीट वेव थी पाकिस्तान में। वो वस्त मार्च से शुरू होकर तकरीबन जून के शुरू के दिनों में या वस्त जून तक तकरीबन कोई 60-70 दिन पर मुश्तमिल थी एटलीस्ट कुछ इलाकों में तो 80 दिन पर वो हीट वेव मुहित थी और हाई 40s में टेम्परेचर रहे थे। तो अच्छा, कुछ दिन पहले अभी कराची में भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड की रात गुजरी है, इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्म रात, तो क्या ये वजह भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है? ये कल ही गुजरी है इत्तेफाक से, जो 1 जुलाई की रात थी वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और इससे पहले 31 था, तो 31 से 1 डिग्री ऊपर चला गया, तो ये यानी जुलाई की गर्म तरीन रात हो गई। वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था ना कि किसी एक सिंगल इवेंट को फ़ौरन ही क्लाइमेट चेंज से एट्रीब्यूट करना जो है ये कोई ऐसा साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती, अनलेस कि आप उसको प्रूव कर लें साइंटिफिकली। तो अदरवाइज़ तो बस अब ट्रेंड चल पड़ा है कि हर एक सिंगल इवेंट को भी, यानी हाफ डे इवेंट को भी और एक सिंगल बिल्कुल 1 डे इवेंट को भी हम क्लाइमेट चेंज से एट्रीब्यूट कर देते हैं, अनलेस कि आप उसका लिंकेज डेवलप कर लें, पैदा कर लें, तो वो अलग बात है। तो अभी तक की इंक्वायरी क्या है सरदार साहब? अभी तक पता क्या चला है कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान में ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं इतनी शदीद, या कोई ऐसा रिकॉर्ड अभी तक इसको काउंट किया गया है?
ये जो गर्मी पड़ी है ना, जो आपने उस वार्म नाइट का जिक्र किया, ये उसी जो पिछली हीट वेव गुजरी है कराची में, एक तरह से हीट वेव लाइक सिचुएशन थी। 23 जून से लेके 30 जून तक 7-8 दिन बहुत गर्म गुजरे हैं। उसमें 4 दिन तो टेम्परेचर 40 और इससे ऊपर रहा, लेकिन उसके साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। ये बुनियादी तौर पे कराची के साउथ में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, तो ये पहले भी होता रहा है, यानी ये लेकिन ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना अब इस तरह के इवेंट्स जल्दी आना शुरू हो गए। वही मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि 2022 की जो गर्मी थी पाकिस्तान की, तो उसको जब वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि जी ये पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 साल में एक इवेंट आता था, तो अब हर 5-10 साल बाद, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि 5-10 साल बाद इस तरह का इवेंट आ जाया करेगा या आने का इम्कान है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये पाकिस्तान में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं सरदार साहब, ये जो ग्लेशियर पाकिस्तान में पिघल रहे हैं, क्या ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है? जी, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, जाहिर है वो उसका नतीजा ही है कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं दुनिया भर में। अभी आपने शायद पढ़ा और सुना हो कि जो साउथ अमेरिका का मुल्क है वेनेजुएला, उसका एक ग्लेशियर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यानी वहाँ से सारी बर्फ़ पिघल गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे इसकी बर्फ़ का पिघलाव ज़्यादा होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, और वार्मिंग तो बढ़ती जा रही है, यानी हर आने वाला साल। तो ग्लेशियर जब पिघलेगा तो सतह समंदर भी तो ऊपर हो जाएगी, उससे भी तो खतरात बढ़ जाएंगे। अंदर जो बढ़ चुकी है, यानी जब से इसकी सैटेलाइट मॉनिटरिंग शुरू हुई है ना, 93 से ऑनवर्ड शुरू हुई थी, तो पिछली 3 दहाइयों में जो करंट आई थी ये 2022 से लेके 2014 से लेके 2022 तक या 23 तक, तो इस पे बढ़ने की रेशो इसकी 4.4 मिलीमीटर पर ईयर है, जो कि पहली दहाई के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो बिल्कुल, एक तो गर्मी बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन होती है पूरे ओशन सरफेस की, तो उससे समंदर का पानी ज़ाहिर है फैलता है, तो सतह उसकी बढ़ रही है, और दूसरा बर्फ़ का पानी पिघल कर जब समंदर में पहुंचता है तो उससे भी बढ़ रही है। तो 2 वजूहात हैं, सतह समंदर उसी वजह से बढ़ रही है, और सतह समंदर अगेन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बढ़ रही है। और अब जो लो लाइंग आइलैंड्स हैं, जैसे मालदीव है, पैसिफिक ओशन में बहुत सारे सैकड़ों आइलैंड्स हैं ऐसे कि जो जहाँ पर आबादियाँ हैं, तो उनके मादूम होने का खदशा पैदा हो गया है कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही, क्लाइमेट चेंज को बढ़ती हुई उसको ना रोका गया, तो फिर समंदर का लेवल क्या ये फ़िज़ाई आलूदगी, गंदगी, ये सब भी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है ये, या फिर इनका अमल दखल क्या है? लेकिन इंटरकनेक्टेड है एक तरह से। फ़िज़ाई आलूदगी तो एक अलग चीज़, मतलब वो तो आपको जैसे पोल्यूशन उससे फैलती है ना, आपकी ज़ाहिर है कि इंडस्ट्रीज़ का धुआं और अनट्रीटेड जो चीज़ें जो भी फ़िज़ा में जाती हैं, तो उससे फैलती है पोल्यूशन। लेकिन किसी न किसी हद तक ज़ाहिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है और पोल्यूशन की वजह से भी है, तो इस तरह से इंटरलिंक तो किया जा सकता है, लेकिन एक दूसरे का जैसे कहते हैं ना काजल इफेक्ट, यानी एक ने दूसरे को कर दिया या दूसरे ने पहले को उसको उसका सबब बन गया, ये चीज़ उस तरह से नहीं एक तरह से बयान की जाती। सरदार साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि आप जब हम ब्रेक पर जैसे आएंगे तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि जो फल मौसम में आना था वो अब आया ही नहीं है। ठीक है, जो गर्मी का जो एक नॉर्मल सीज़न था, वो गर्मी का सीज़न ऊपर लेवल पे पहुंचा हुआ है, पीक पे है। जिस टाइम पे वो पीक पे जाना था उससे पहले वो स्टार्ट में इस मौसम में तो इतने अच्छे अच्छे जो चिट्टे चौसा हैं वो इतने अच्छे आ चुके होते हैं, तो इतनी मुश्किल से आप मौसमी फल जो है आपको मिलना एक अजाब हो गया। बाहर आप जाते हैं तो आपको मिलता ही नहीं, वो कहते हैं अभी तक आया ही नहीं। इस मौसम में आपको याद होगा किस किस्म के फल हमने खाए हुए, ख़ास तौर पे आम। तो अच्छा आम अभी तक मैंने नहीं खाया, अभी तक सही आम, मीठा आम नहीं खाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पूछते हैं कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज से। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हैं सरदार सरफराज साहब। तो हम उनसे पूछ रहे थे कि अब हम किस तरह से बच सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज से, और इसके बचाव का क्या तरीका होना चाहिए, प्लीज़ बताइएगा। देखिए, बचना तो अब एक तरह से ना क्वेश्चन रहा नहीं, बच तो सकते नहीं हैं, लेकिन आप उसके असरात को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, और उसके मुताबिक आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से ना रेजिलिएंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। समंदर बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सैलाब का तो
इतना ज़्यादा फ्लो है कि आपके सामने आपने देखा पूरे पूरे इलाके तबाह हो रहे हैं, तो किस तरह से मतलब इस पे फिर कोई काबू क्यों नहीं पा सकेंगे हम लोग? मतलब कोई ऐसी तो होगी कुछ। वो मैं अर्ज कर रहा था ना, मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखिए, एक तो है इंटरनेशनल लेवल पे हर साल एक आपको मालूम होगा एक होती है मीटिंग होती है तमाम ममालिक की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे कहते हैं जी। और 190 192 ममालिक मिलकर बैठते हैं, तो वो उसमें यही वादे वहीद होते हैं, ये डिस्कशन होती हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो पीछे वजह है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज की वजह से है, और दूसरी जहरीली गैसेज ज़ाहिर है उसमें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का ही अमल दखल है। कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज क्यों ज़्यादा है? इसलिए कि आप फॉसिल फ्यूल आपकी ट्रांसपोर्ट में, आपकी इंडस्ट्रीज़ में, आपकी पावर जनरेशन में फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस और कोयला, ये तीन जो है ना ऐसे चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ये सारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है अभी तक और आगे भी बढ़ रही है, अनअबेटेड चली जा रही है वार्मिंग। अगर आपने इन तीनों के इस्तेमाल को कम से कम ना किया, रिड्यूस ना किया, तो अब रिड्यूस करना का एक ही तरीका है कि हम अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाएँ, आप पावर जनरेशन में फॉसिल का इस्तेमाल ख़त्म करें, आहिस्ता आहिस्ता विंड एनर्जी पैदा करें, सोलर एनर्जी पैदा करें, समंदर मौजूद है, टाइडल एनर्जी है। अभी मैं कुछ दिन एक स्टडी देख रहा था कि बेल्जियम में रेत से बिजली पैदा करने का कायदा उन्होंने तजर्बा किया। अच्छा, रेत से जी बिजली। जी बिल्कुल। तो अच्छा सरदार साहब, हमारे साथ आयमा भी है, मैं चाहूँगी कि उनको भी हम लोग ज़रा ले लें लाइन पे। रिपोर्टर हैं, क्लाइमेट के लिए बात करेंगी वो भी, कराची से भी, फिर मौसमी हालात भी हमें साथ साथ बताती रहेंगी और सिचुएशन भी। आयमा अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम फिजा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कराची के कुछ मौसमी हालात और वहाँ के ये जो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं लोगों पर मरतब हैं, वो सब ज़रा हमें बताइए, किस तरह से मौसम चेंज हो रहा है माँ? जी बिल्कुल, देखें फिजा, ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं ये ना सिर्फ जो है वो कराची पे असरअंदाज हो रही है, बल्कि ये टॉपिक जो है वो दुनिया भर का टॉपिक है। मौसमियाती तब्दीलियां जो है वो दुनिया भर पे असरअंदाज हो रही हैं और इनका असर जो है वो कराची पे भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कराची जो है वो इस वक्त कंक्रीट का जंगल बन चुका है, शहर में दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके बायस जो है वो कार्बन का भी बहुत ज़्यादा अखराज है। चूँकि हम देखते हैं कि हमारे जो शहरी हैं, बिलखसूस हम लोग भी जो है वो पैदल सफ़र करने को तरजीह नहीं देते, थोड़े से सफ़र के लिए भी जो है वो गाड़ी में सफ़र करने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा है। कार्बन इमिशन की वजह से ना सिर्फ जो है वो दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, बल्कि जो है वो जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनका भी हमें सामना करना पड़ा है। पहले कभी इस तरह की गर्मी कराची में नहीं पड़ती थी, मौसम जो है वो कराची का बहुत ज़्यादा मॉडरेट रहता था। पिछले 5 सालों में मुझे ज़रा बताइएगा कि कितनी कोई गर्मी बढ़ गई है कराची में? बिल्कुल ऐसा ही है, कराची में गुज़िश्ता ये जो 5 से 6 साल हैं, इनमें कराची का दर्जा हरारत हम देख रहे हैं कि मॉडरेट से जो है वो अब चेंज हो गया है। पहले कराची का टेम्परेचर इतना मॉडरेट होता था कि जो बाहर से आने वाले लोग होते थे वो भी यही कहते थे कि कराची में गर्मी नहीं पड़ती। हमें भी पता है कि कराची में गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब दर्जा हरारत में ये कार्बन इमिशन की वजह से और बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कराची का भी जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन जो है वो राइज होता जा रहा है। और दूसरी वजह यह है कि कराची में जो फील लाइक टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह हमारे यहाँ पे समंदर है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर अगर कम भी हो तो जो दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके बायस कराची में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जाने लगी है। जबकि कराची में जो है वो 5 मकामात से टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और 5 मकामात का टेम्परेचर जब हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रोजाना की बुनियाद पे गुलिस्तान जौहर में दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुझे बताएं फिर आज का मौसम कैसा है कराची में? सुना है कि ज़रा हवाएं भी चल रही हैं, बेहतर है मौसम। बारिशें तो पहले होती ही नहीं थी कराची में, अब तो खैर बारिशें भी होना शुरू हो गई हैं। ऐसा ही है फिजा, कराची में जो इतने दिनों से जो सूरज ने शहरियों को बेहाल किया हुआ था, आज कराची का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। सुबह से ही जो है वो समंदरी हवाएं बहाल हैं और जो है वो मौसम खासा खुशगवार है, गहरे बादल छाए हुए हैं, मतलब अबर आलूद है। और कराची वाले बहुत दिनों से ऐसे मौसम को तरस रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शहरी बेहाल थे, शहरियों के साथ साथ जानवर और चरिंद परिंद भी हमें बेहाल नज़र आ रहे थे। लेकिन आज सुबह के औकात से हम देख रहे हैं कि मौसम ने अचानक से अंगड़ाई ली है, करवट बदली
है और समंदरी हवाएं बहाल होने की वजह से शहर का मौसम इस वक्त खासा खुशगवार है और उम्मीद यही की जा रही है कि कराची का मौसम आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से ठीक है, रहे। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी हैं आप माशाल्लाह, जितनी अच्छी रिपोर्टर हैं, जितनी खूबसूरत हैं। आपने वो लफ्ज़ों का चुनाव भी बड़ा अच्छा किया कि मौसम में तब्दीली में अंगड़ाई ली है। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच आयमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेशंस का। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, सुन भी रहे हैं कि किस किस तरीके के हालात जो हैं और तकलीफ़ें जो हैं वो हम लोग को देखनी पड़ रही हैं। तो सरदार साहब भी हमारे साथ हैं। सरदार साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि देखा आपने कराची के जो आज मौसमी हालात थोड़े से बदल गए, तो लोगों के चेहरे पे खुशियाँ आई हैं, मगर एंड में आपसे चाहूँगी कि प्लीज़ हम लोगों को भी कोई टिप दीजिए कि जैसे अब बड़ी अच्छी बात की आयमा ने कि थोड़े से डिस्टेंस के लिए भी लोग चलना जो है ना वो प्रेफर नहीं करते, गाड़ियाँ निकाल देते हैं तो धुआं आलूद कर देते हैं, हम अपने माहौल को, दरख्त कम लगाते हैं, ठीक है, सिमेंटेड घर बना लेते हैं हम अपने उठा के, ठीक है, फिर ये सारे मसले भी, तो बात बिल्कुल ठीक है कि लोग भी साथ नहीं दे रहे। आप टिप दीजिए कि लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, शायद आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही थी, जो मैं समझ पाया हूँ कि आप आम लोगों को क्या करना चाहिए, इतनी बात मेरी समझ में आई है क्लाइमेट चेंज को या असरात को कम करने के लिए। तो जाहिर है वो एक और चीज़ मुझे याद आई कि जी पिछले दिनों में पढ़ रहा था, आपकी आवाज़ चली गई है। फ्रांस में ना एक उन्होंने चीज़ की है 15 मिनट्स मार्केट, यानी आपकी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके जहाँ आपकी रिहाइश है या जहाँ आपका एरिया है वहाँ से जस्ट 15 मिनट्स की वॉक पे हो या 15 मिनट्स की ड्राइव पे हो। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप ज़्यादा ड्राइव नहीं करेंगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस का बायस नहीं बनेंगे आप। इस तरह से कोई हमें कार फ्री डे बनाना चाहिए, हफ्ते में, महीने में एक दिन, कि कोई गाड़ी नहीं आएगी सड़कों पर और कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज या फिर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम कम करें। इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए प्रैक्टिस में लाने के लिए लोगों को बड़े पैमाने पर, जी बड़े पैमाने पर प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, यानी दरख्त जो है ना वो कहते हैं एटमॉस्फेरिक के लंग्स या फेफड़े होते हैं, तो जितने ज़्यादा आपके, यानी आपने महसूस किया होगा कराची शहर में भी आप एक सायादार जगह पर चले जाएं और जब बैरन जगह पर, तो दोनों के टेम्परेचर में कम से कम 4-5 डिग्री का फ़र्क होता है। तो आप तसव्वुर करें कि सारा शहर, सारा मुल्क अगर उसमें जंगल या जैसे दरख्त या प्लांटेशन इतने ज़्यादा हों, वो ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, वो एक तरह से सैलाब और जितनी दूसरी आफतें हैं उसमें करामत साबित होते हैं। वेपो ट्रांसपायरेशन कहलाती है कि मॉइस्चर ज़मीन से लेकर वो जब फिजा में छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टिप्स का भी, आपने इस मौजू के साथ दी, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे लगता है कि जब हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के घर के एक एक कमरे का ख्याल रखते हैं, अपने फ़र्द का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमारे दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं हमने उनका भी ख्याल रखना है, हमने पूरी दुनिया का ख्याल रखना है। ये दुनिया हमारा मेन घर है, असल घर ये दुनिया है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, अपना घर नया ख़रीदें तो वहाँ दरख्त जो है फ़ौरन लगाना शुरू कर दें, पुराना है तो पुराना घर में दरख्त लगाना शुरू कर दें, ना कि आप ये दरख्त काट देते हैं। पहले ज़माने में देखें, जब मैं भी इनफैक्ट जब छोटी थी तो मैंने देखा हर घर में जामुन का दरख्त होता था, ठीक है, नीम के पत्तों का दरख्त होता था, कैरी का दरख्त होता था, आम का दरख्त, इस तरह अब ये सारे फलों के दरख्त नहीं देखने को मिलते। ये अपने घर में अपने बच्चों के लिए स्पेशली वॉक का जो है ना सेशन शुरू कीजिए, उनको आदत डालिए, चलने की आदत डालिए, एक्टिविटी की आदत डालिए। ये जो हर बात पे हम छोटी छोटी चीज़ पे गाड़ी निकालना, बाइक निकाल लेते हैं, ये पूरा माहौल हम आलूदगी में भर देते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमने भी ख्याल करना है और हम अपने इस दुनिया का ख्याल रखेंगे तो ये खूबसूरत लगेगी और हम सब के लिए बेहतर होगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर पुलिस के जो मसाइल हैं, स्पेशली जो आम आवाम के साथ उनको फ़ेस करने पड़ते हैं, आम आवाम को पुलिस के साथ फेस करने पड़ते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, जिस पर हमने जो मेहमान है जिनको मदऊ किया है फ़ोन पे, वो है बैरिस्टर वकास अब्रेज़ ख़ान, तो लॉयर हैं हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वकास साहब, तबीयत ठीक है, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।
अच्छा, ये जो पुलिस के मसाइल है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे नाकों पे जो खड़े हो जाते हैं और शहरी जब जा रहे होते हैं उनको बहुत मसाइल होते हैं इस बात पे कि भाई वो रोकते हैं, कभी मुंह पे टॉर्च लाइट मार रहे होते हैं, कभी पूछ रहे होते हैं कि भाई तुम मियाँ बीवी हो कि नहीं हो, कौन है कौन नहीं है। अच्छा, कभी ऐसी जगह पे उन्होंने नाके लगाए हुए होते हैं कि जब वो कोई बंदा आ रहा हो तो वो एकदम से एक्सीडेंट भी हो सकता है, एकदम से टॉर्च लाइट मारते हैं उस जगह पे, बिल्कुल आंखों के ऊपर सीधी टॉर्च लाइट, वो इतनी जाके ना ब्लैकआउट कर देती है, एक्सीडेंट हो सकता है, बंदा गिर सकता है, सवारी गिरा सकता है, कोई पीछे बैठा हो, कोई अम्मी फैमिली बहन, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं कि ये इस पर क्या कोई कानून क्या है, क्या कहता है? देखें फिजा, जो हमारा पुलिस ऑर्डर 2002 है, ये पुलिस रूल्स 1934 हैं, और या इसके अलावा हमारा जो आईन पाकिस्तान है 1973 का, वो पुलिस की जो प्राइमरी लाइबिलिटी इम्पोज करता है वो ये कि इज्जत आबरू मालजान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जितने भी नाकों पे चौकों चौराहों पे ये लोग खड़े होते हैं, वहाँ पे इस तरीके से किसी को सर्च करना या किसी फैमिली के फेसिस पे गाड़ियों के अंदर लाइट्स मारना, ये किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है, फेयर नहीं है, और लीगली जो है इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती। अगर तो आपको पता है कि इस एरिए के अंदर कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, कोई मशकूक लोग हैं, या कोई वारदात हुई है, या कोई इस तरह के इंसिडेंट पेश है, फिर तो आप इस तरह की हरकतों से इकरार करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हम भी जब गुजरते हैं इन नाकों से या चौकों चौराहों से जहाँ पे पुलिस इस तरह के नाके लगाती है, वहाँ पे जब हम लोग फैमिलीज़ के साथ होते हैं या हमारे दोस्त अहबाब में हल्का बगोश के लोग, तो वो इरिटेट या एम्बैरस फील करते हैं कि जो हमारी फैमिली में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनके फेसेस के ऊपर भी गुजरते हुए आप लाइट्स मारते हैं, टॉर्च मारते हैं, हालांकि ये चीज़ें मतलूब। अच्छा वकास साहब, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आपको पता है मेरी फैमिली में तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी फ़राल है। जब मेरे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे होते हैं, मैं नॉर्दर्न एरियाज़ जाऊँ, मैं इस्लामाबाद ट्रैवल करूँ, मैं लाहौर में ट्रैवल करूँ, कभी भी मोस्टली अगर मुझे इस तरह से पुलिस गाड़ी को रुकवाती है देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग का तो शूटिंग टाइम भी ऐसा होता है, और टाइम्स होते हैं, कभी आते आते मुझे 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, कभी कोई टाइम कभी कोई, तो वो मुंह पे डायरेक्ट लाइट भी मारती है, रोकती है, उसके बाद वो देख लेती हैं कि अंदर जो है वो सामने ड्राइवर है, ड्राइवर के बाद पीछे जो है वो औरत बैठी है, तो पीछे का ही शीशा उतरवाती भी हैं, फिर मुंह पे अंदर बच्ची भी सो रही है अगर गोद में, तो बच्ची के भी ऊपर लाइट मारती है। मैं इतना इरिटेट होती हूँ उस चीज़ से। इन सब चीज़ों के लिए क्या करें, किधर कंप्लेन करें, कानून साजी क्या है ये बताएं तो सही। ये बात तो बड़ी गुस्से वाली मगर है। बिल्कुल फिजा, ये बड़ी जो है एम्बैरसिंग और इरिटेटिंग बात है, और एक शख्स की शायद मेंटल एग्री को भी कहीं ना कहीं ये हिट और टच करती है कि आप लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं अपने कामकाज से फरागत के बाद, और अनफॉर्चुनेटली जब आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो ये चीज़ शायद हमारे अंदर ना हमें आग बगोला करती है। और इस ज़िमन के अंदर जो हमारा जो पुलिस रूल्स हैं या पुलिस ऑर्डर 2002 है, डेट इज क्लियर के इन दिस रिगार्ड कि आप जो है वो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ, नेक नियति के साथ लोगों को अगर सर्च करते हैं, लोगों को अरेस्ट करते हैं, या इस तरह की बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं या लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो नेक नियति के साथ उस खास एरिए को आपने प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जितनी भी चीज़ें की जाती हैं नाकों के ऊपर, ये तो शहरियों को इज्जत आबरू मालजान का तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी डिग्निटी को, उनके ऑनर को कहीं ना कहीं जोर। तो अब इसमें शहरी क्या करे वकास साहब, करे क्या, ये सवाल है। उस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है उसको जाके एप्लीकेशन दे, या वहाँ पे जो है एसपी इन्वेस्टिगेशन है, उस थाने की हदूद के अंदर एसएचओ साहिबान वहाँ पे खड़े नहीं हैं तो उनको जो है वो एप्लीकेशन दे। और ये चीज़ें हरासमेंट के ज़िम्मे में आती हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रोग्राम के लिए कि किसी भी अहलकार का बैटरी के थ्रू, किसी लाइट के थ्रू किसी गाड़ी के अंदर इस तरीके से इंटरवीन करना, इंटरपोज करना कि वो शख्स अपने आप को या वो खतून अपने आप को इनसिक्योर फील करे, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट। और हरासमेंट की एप्लीकेशन दी जाए इन लोगों को। तो सिंपल बात ये है कि अगर फैमिली बैठी है गाड़ी में, औरत बैठी है और कोई बच्चे बैठे हैं, तो फिर इस तरह से लाइटें मार के शार्पनेस के साथ उसको ऐसे ब्लॉकिंग नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो कि 2022 के अंदर सीपीओ फैसलाबाद की तरफ से की गई। हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि जब नाकों पे, चौकों चौराहों पे ये लोग खड़े होते हैं और हम इनके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट
पुलिस ऑफिसर उन एप्लीकेशन को बाजुका रद्दी की टोकरी की नजर कर देते हैं। लेकिन 2022 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया था कि एक मैरिड कपल को एक पार्क के अंदर जो है हरासमेंट का सामना करना पड़ा था और डॉल्फिन पुलिस ने फैसलाबाद के अंदर जो है उनको हरासा किया कि हमें अपना निकाहनामा दिखाओ, आप लोग क्यों पार्क में बैठे हैं। तो 2022 के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो उस वक्त उमर सईद थे फैसलाबाद के अंदर, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन की थी, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए थे कि निकाहनामे चेक करना ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका मतलब है कि पब्लिक प्लेस पे भी इधर देखिए पुलिस वाले तो पब्लिक प्लेस पे भी चेक कर रहे होते हैं कि लड़का लड़की को पूछते हैं कि अपना जो है ना निकाहनामा दिखाओ। ठीक है, लड़का लड़की बाइक पे जा रहे हैं, उनको रोक लेते हैं, तुम्हारी क्या लगती है, रिश्ता क्या है तुम्हारा, निकाहनामा दिखाओ। क्या ये कर सकते हैं पुलिस वाले? बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी पुलिस वाला आपसे आपका निकाहनामा रिक्वायर नहीं कर सकता। और मैंने आपको बताया कि 2022 के अंदर ये जो रूल्स फ्रेम किए गए थे और बड़ी स्ट्रिक्ट और सेंस इन चीज़ों को परवेल और प्रमोट किया गया था कि कोई भी डॉल्फिन एहलकार कोई भी चौक पे चौराहे में खड़ा कोई भी शख्स नाका लगाए, पुलिस ऑफिसर है वो आपको इस तरीके से नहीं रोक सकता कि ये तुम्हारे साथ जो बाइक पे बैठी है तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, तो तुम्हारी इसका बीवी है, मतलब तुम आम अपना शहरी ये निकाहनामा कह दिखाओ। सकता है कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ये सब नहीं चेक कर सकते ना, तुम्हारा बनता है कि तुम यहाँ पे मुझसे निकाहनामा मांगो। ठीक है, एक ब्रेक इसी लेते हैं, तरह ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा जो कासम हमारे साथ रहिएगा। आज हम ये बात कर रहे हैं कि जो आम शहरी जो है जिनके हुकूक हैं, जिनको नहीं पता, जो पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा तंग है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको क्या जवाब दिया जा सकता है, कैसे एक्शन लिया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। बैरिस्टर वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं सवाल करना चाहूँगी बैरिस्टर साहब आपसे, मुझे बताइएगा कि आम बंदा, आम शहरी ऐसे बाइक पे जा रहा होता है तो फिर पुलिस वाले इसको साइड पे ले जाते हैं, पॉकेटों में हाथ डाल रहे होते हैं, कैश पूछते हैं कितना रखा हुआ है, पैसे कितने, मोबाइल का पासवर्ड खोलो, मोबाइल दिखाओ, मोबाइल में क्या क्या है, ये सब कुछ कर सकते हैं, कागजात देख सकते हैं? देखिए फिजा, ये बहुत बड़ा जुर्म है और हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर भी और एट द सेम टाइम हरासमेंट एक्ट जिसका मैं आपका तस्करा कर रहा था, दोनों कवानीन के अंदर पाकिस्तान के अंदर ही काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म कंसीडर किए जाते हैं। और एट द सेम टाइम शहरी के पास क्या रेमेडी है कि उसकी ग्रीवनेस को इंटरटेन किया जाए, वो 15 पे कॉल करे ताकि ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बने। उसके बाद वो सिटी पुलिस ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, उसके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन ज़रूर दे, उसको अपना वाकया ज़रूर शेयर करे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड पाया जाता है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आया है किसी चौक में, चौराहे पे, नाके के ऊपर किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से, तो हम ये समझते हैं अगर हम थानों की तरफ या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफ्तर की तरफ रुख करेंगे तो हमारी जो बची कुछ इज्जत है वहाँ पे उतार दी जाएगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं हमारे यहाँ जो 15 का ट्रेंड है और एट द सेम टाइम सोशल मीडिया ने वहाँ में जो अवेयरनेस क्रिएट कर दी, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है या स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं ताकि अगर एक शहरी की हरासमेंट का कोई किस्सा है तो अगर उसने कोई वीडियो बना ली, कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, तो कल कल अगर वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो वो तमाम की तमाम चीज़ें मलाइन होंगी और उनकी क्रेडिबिलिटी। अच्छा वकास साहब, आपको पता है ना ये भी वकास साहब, बाइक के डॉक्यूमेंट चेक करना, और दूसरा एक और मेन मसला, सबसे पहले जब बाइक रोकी जाती है तो पुलिस वाले बाइक की चाबी निकाल लेते हैं। इज दैट राइट? कर सकते हैं? अथॉरिटी है? नहीं कर सकते, नो नहीं कर सकते। अगर आपकी बाइक की रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपकी जो गाड़ी लिए हुए या बाइक लिए हुए आपके पास एक मकबूल वक्त गुजर गया और आपने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो शकूक व शुबहात की बुनियाद पे, डाउट्स की बुनियाद पे आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन किसी सूरत भी किसी शहरी की बाइक की चाबी या गाड़ी की चाबी निकाल अगर गाड़ी या बाइक के डॉक्यूमेंट्स ना हो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं वो? देखिए अगर किसी की गाड़ी के या बाइक के डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उसे एक रीजनेबल प्लॉजिबल टाइम दें कि अपने घर से रिकॉर्ड करें और अपने घर से इसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं। क्योंकि आपकी जो बाइक है इसी तरह की मोबाइल से भी चेक करवा सकते हैं, मोबाइल से डॉक्यूमेंटेशन चीज़ है अगर आपके पास पेपर्स में नहीं है, फॉर्म में। देखिए फिजा, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स किए जाते हैं, चीटिंग की जाती है, डिसीविंग की जाती है कि हमारे पास लोग जो है वो इमिटेटिंग या नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाना, दिस इज द पीस ऑफ केक फॉर द पाकिस्तानी। तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें खुद भी कर ली जाती हैं मोबाइल। मतलब अगर आपके पास नहीं है तो घर से लाके आप उनको दिखा भी सकते हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, राइट? रिकॉर्ड्स करें, आप अपने फैमिली मेंबर्स को रिकॉर्ड्स करें और पुलिस ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि उसको एक अप्रोप्रिएट रीजनेबल प्लॉजिबल टाइम दे के अपने घर को रिकॉर्ड्स करके अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मंगवाएं। अच्छा, पुलिस वाले साइट पे जो ले जाते हैं या फिर थाने में बंद कर देते हैं, ठीक है, बाइक ही बंद कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में, और एक और चाहे आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो ना दिखा रहे हो, फिर देखिए फिजा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे मुल्क में, अगर किसी भी शख्स की आप आइडेंटिटी चेक करनी है तो सबसे बेहतर जो वेपन है पुलिस के पास इंस्ट्रूमेंट है, डेट इज़ द आईडी कार्ड।
उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करे कि ये शख्स किसी लोकेलिटी से बिलोंग करता है। अगर सियालकोट के एक नाके पे एक शख्स को रोका जाता है, अगर वो KPK से बिलोंग करता है, कराची से बिलोंग करता है, तो आप उससे पूछिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर वो शख्स उसी लोकेलिटी का है, उसी सिटी का है या उसी डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप उसको क्यों हरासा कर रहे हैं, बाहर हम उससे क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं। ये उसका डेली का रास्ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक़ास साहब, आपने हमारी रहनुमाई की। और नाज़रीन, ये सब जो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बाइक आपकी जो है ना साइड पे आपको बिठा के लेके जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बोलते हैं कितना पॉकेट में पैसा पड़ा है, मुझे थोड़ा सा दे दो, तो कहानी यहाँ पे बात ख़त्म कर देते हैं। ये सब चीज़ों की कंप्लेन कीजिए अपनी इलाकाई जगह पे। कल मिलते हैं आपसे, मुलाकात करते हैं। कल एक नए कॉन्सेप्ट पे, नए कॉन्टेंट के ऊपर हम अपना शो लेकर आएंगे आपके सामने। देखिएगा ज़रूर, हमारा साथ दीजिएगा। मॉर्निंग विद फिज़ा।